Welcome. Myself Sanjay Tiwari. I am working in BN College of Engineering and Technology, Lucknow, in Mechanical Department as an Associate Professor. Today I will take up a subject known as Industrial Engineering. This subject is taught in the year of third year in 5th semester. As you know that this subject has two words, Industrial and Engineering. तो जैसा कि हम सबको पता है कि इंजीनियरिंग का मतलब है टू अप्लाई द साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, और दूसरा वर्ड हमारे पास इंडस्ट्रियल है. इंडस्ट्रियल से यहाँ पे मतलब है इंडस्ट्रीज से, ऑर्गेनाइजेशन से. तो सब्जेक्ट का जो कंटेंट होगा वो इसी के इर्द गिर्द घूमना है कि हाउ टू यूज़ द साइंटिफिक अप्रोच फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए इंडस्ट्री. ओके, तो लेट्स मूव टू आवर कोर्स कंटेंट. और जैसे हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी का एक आउटकम होता है. तो इस सब्जेक्ट का भी कुछ आउटकम्स हैं, और वो AQ2 के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो आपको कोर्स आउटकम्स के नाम से मिलेंगे. तो यू कैन सी दैट इन द स्लाइड दैट देयर इज़ 5 कोर्स आउटकम्स लिस्टेड इन द स्लाइड, और इसको हम ज़रा जल्दी वन बाय वन एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट कोर्स आउटकम इज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्टिविटी, फैसिलिटी एंड प्रोसेस प्लानिंग इन वेरियस इंडस्ट्रीज. जैसा कि हमने बताया कि इंडस्ट्रियल का मतलब इंडस्ट्रीज से है, और इंडस्ट्री किसे कह रहे हैं? ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे कुछ लोग मिले, कुछ मनी इन्वॉल्व हो, कुछ फाइनेंस इन्वॉल्व हो, एनर्जी इन्वॉल्व हो, टाइम इन्वॉल्व हो, मशीन इन्वॉल्व हो, और उसके बाद कुछ बन के सामने आ जाए. तो जो बन के सामने आ रहा है दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट. समटाइम्स ये टेंजिबल होता है, समटाइम्स इट इज़ इनटेंजिबल, मीन्स से दिखाई नहीं पड़ता. जब दिखाई नहीं पड़ता तो इट मीन्स क्या है? इट इज़ लाइक ए सर्विस. ठीक है. जैसे हॉस्पिटल में जाएँ तो हॉस्पिटल से आप कुछ लेके नहीं आएंगे, बट यू आर गेटिंग ए सर्विस. तो इट मीन्स कि एक इंडस्ट्री जिसका कुछ प्रोडक्ट निकलना ज़रूरी है, तो ऐसी इंडस्ट्री अगर प्रोडक्ट निकल रहा है तो वहाँ एक प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व होगा. अगर प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व होगा, कुछ प्रोडक्टिविटी होगी, फैसिलिटी की प्लानिंग होगी, उनका अरेंजमेंट होगा. तो उन सब को हम प्रॉपरली कैसे उसको मैनेज करें जिससे कि ये प्रोडक्शन सिस्टम इफेक्टिवली अपना काम कर पाए. तो ऐसा कुछ पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद एक एबिलिटी हमारे पास डेवलप हो जाएगी. नेक्स्ट है द स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द वेरियस फोरकास्टिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स. ठीक है. आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग मीन्स ऑलवेज वी आर प्लानिंग टुडे फॉर द फ्यूचर. हम हमेशा ऐसे ही कुछ किया करते हैं कि फ्यूचर के लिए आज प्लान करते हैं, अपने लाइफ में भी करते हैं, हर एक्टिविटी में करते हैं. तो अगर हमारी ये फोरकास्टिंग जब प्रॉपर होती है, कैलकुलेशन के साथ होती है, तो रिस्क की गुंजाइश बहुत कम रहेगी. ऐसा है. जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर हम इंडिया में हैं, इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स. बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, ईद, दिवाली, होली, इस टाइप से. कुछ मैरिज के सीजन्स भी आते हैं, और उस टाइम पे आपको दिखाई क्या पड़ेगा कि सर्टेन टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड अचानक बढ़ी होती है. तो ऐसा तो नहीं है कि उसी टाइम पे उसको हमें प्लान करना पड़ेगा, उसी टाइम पे हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. हम बाद के लिए पहले से प्लान करते हैं, और कितना प्रोडक्शन करना है, कितना डिमांड होगी फ्यूचर के लिए, हम कुछ प्लान करके उसके बाद उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. अगर ये प्लानिंग कहीं गड़बड़ा गई तो क्या होने वाला है? आइदर वी हैव द शॉर्टेज और वी हैव एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स. दोनों ही केस में हमें लॉस होना है. तो इट मीन्स एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम अपने इंडस्ट्री के लिए फोरकास्टिंग कर सकें, भविष्यवाणी कर सकें. तो इसमें हम साइंटिफिक अप्रोच देखेंगे, क्या क्या तरीके हैं फोरकास्टिंग करने के. नेक्स्ट वन इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि टोटल प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, ये भी देखना पड़ेगा. ठीक. नेक्स्ट हमारा जो कोर्स आउटकम है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन यूजिंग क्विंग थ्योरी. इसमें कुछ वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस एंड इन्वेंट्री कंट्रोल. आई वांट टू गिव सम लाइट ऑन दिस. व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस? ब्रेक इवन एनालिसिस मीन्स जब भी हम किसी इंडस्ट्री की सेटअप करें तो या कुछ प्रोडक्शन करें तो उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. एग्जांपल लें, सपोज दैट एक पर्सन है जो एक वेल्डिंग फैब्रिकेशन शॉप खोलना चाहता है.
तो उस वेल्डिंग के लिए उसे लैंड चाहिए होगा, फिर उसके बाद उस पर एक सेट डालेगा, सेट के अंदर कुछ इक्विपमेंट्स होंगे, वेल्डिंग मशीन्स होंगी, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग का, एसिटिलीन और ऑक्सीजन एंड सो ऑन, कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स होंगे, कुछ लेबर इन्वॉल्व होंगे, कुछ वहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी, पंखा होगा, खाने पीने की सुविधा होगी। इस टाइप से अगर मान के चलें तो सपोज दैट वो 10 लाख रुपीज़ एक सेटअप को बनाने में रेडी कर रहा है, और उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपने काम को स्टार्ट किया, और उसके बाद उसको नेक्स्ट मंथ जब उसने काम स्टार्ट किया, नेक्स्ट मंथ 30,000 उसे मिले। ये 30,000 क्या है? वो इंसान इस 30,000 को क्या बोले? ये प्रॉफिट है या इनकम है या रेवेन्यू है, उसे क्या बोले? पैसा तो इनकम ही है, इन तो हुआ ही है, सिस्टम में पैसा बाहर से आया है, इनकम हुआ है। लेकिन जिस इंसान ने 10 लाख रुपए लगाए हैं वो 30,000 लेके क्या करेगा? तो यहाँ पे एक बात आती है कि ऐसे ही 30 या और कुछ अमाउंट चेंज होके कुछ महीनों में ये लगभग 10 लाख हो जाएगा। जब हमारा इन्वेस्टमेंट, जितना हमने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपीज़, और हमारा रेवेन्यू जो पैसा आ रहा है, इनकम हो रहा है, वो जब इक्वल लेवल पे आ गया, बैलेंस लेवल पे आ गया कि 10 लाख लगाया था और 10 लाख मेरे पास मार्केट से वापस आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि नाउ वी आर एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स व्हेन इन्वेस्टमेंट एंड रेवेन्यू आर इक्वल, एट दैट टाइम वी विल से दैट दिस इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट। किसी भी इंडस्ट्री के लिए इस ब्रेक इवन पॉइंट को बहुत जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी इसको गेन कर पाए उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट में जल्दी से आ पाएगी। तो इट मीन्स इसकी एनालिसिस करना है कि इस ब्रेक इवन पॉइंट को कितनी जल्दी, कितनी अर्ली टाइम पे हम इसको गेन कर पाएँ, क्योंकि बहुत लंबा अगर टाइम निकल जाता है तो किसी भी इंडस्ट्री का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। बहुत टाइम तक हम लॉस में इंडस्ट्री को चला नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री मीन्स क्या है? इन्वेंट्री का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो नॉट इन यूज है, नॉट इन यूज है, और जिसे हम स्टोर करके रखे हैं। जैसे आप अपने घर में देखें तो घर में बहुत सारा सामान ऐसा पड़ा है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे आप किचन में जाएं तो किचन में आपका, अगर आप कहें तो आपके घर में पर डे का जो आटे का कंजम्पशन है, मान लेते हैं 1 kg है, लेकिन हर घर में करीब 15 से 20 किलो का आटा रखा हुआ है। इट मीन्स 18-19 kg तो आपने प्रोडक्ट वो रखा हुआ है जिसका अभी आज यूज़ नहीं है, उसका कल होगा यूज या बाद में कभी होगा। तो ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट हमें इंडस्ट्री में भी रखने पड़ते हैं जिनका यूज हम अभी नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में करना है, लेकिन रखना मजबूरी है। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए क्या उस पर कोई कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व होगी? बिल्कुल इन्वॉल्व होगी। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कहते हैं आपके पास, आपने स्टोर खोला एक बाइसिकल का, तो सपोज दैट आपका जो पर डे बाइसिकल का जो सेल है वो 5 बाइसिकल पर डे की है। तो एक ऑप्शन तो हो सकता है ना कि 5 बाइसिकल हम अपने डीलर से लें, उसको सेल करें, तो हमारे पास ना हमें स्पेस चाहिए ज़्यादा, ना उसकी सेफ्टी करनी, कुछ नहीं करना है। लेकिन हम रखते कितने हैं? हम रखते हैं 50 बाइसिकल। 45 बाइसिकल हम अपने स्टोर में रखे हैं कि इसलिए कि हमें हमारा डिमांड के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता है। हो सकता है कल 10 बाइसिकल निकल जाए, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। लेकिन जो हम स्टोर कर रहे हैं, क्या इस पर कोई कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व है? इस पर कॉस्ट इन्वॉल्व है। 45 बाइसिकल की कॉस्ट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो इसमें इन्वॉल्व है। अगर वो पैसा हमारे पास होता तो हम कहीं और इन्वेस्ट करते, कुछ और इनकम होती। कुछ नहीं करते, बैंक में रखा होता, उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता। तो एक कॉस्ट तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इन्वॉल्व हो गया। उस साइकिल को अपने वहाँ स्टोर में रखने के लिए हमें लैंड चाहिए, उस लैंड की कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। ठीक है, उसकी सेफ्टी के लिए उसमें हमको सेफ करना रखना है उसको, तो सेफ रखना है तो सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, वो इन्वॉल्व होगा। ऐसा भी हो सकता है, हो भी जाता है कई बार कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो रखा रह जाएगा और टेक्नोलॉजी कुछ चेंज हो गई, लोगों का कुछ टेस्ट चेंज हो गया, अब वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा है ना, मार्केट से वो आउट हो गया, तो ऐसे में वो भी बिल्कुल लॉस हो जाएगा। तो इट मीन्स ये जो इन्वेंट्री कंट्रोल है, इसको हमें कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है, इसलिए उस कॉस्ट को हमें इकोनोमाइज़ करना पड़ेगा, उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ तो आप अपने घर में देखिए, अपने घर में आपका एक किचन है, उस किचन में कितने प्रोडक्ट हैं आप काउंट नहीं कर सकते। छोटे से मसाले से लेकर आटा दाल चावल देखें तो इतने ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, और उसमें वो एक किचन में वो सारी एक्टिविटी होती है जो कि एक किसी बड़ी इंडस्ट्री में होती है। उस बड़ी इंडस्ट्री में उसको मैनेज करने के लिए मल्टीपल लोग्स हैं, मल्टीपल पीपल्स हैं, बट उस किचन में केवल हमारी आपकी माँ है ना, और उसको मैनेज कर रही हैं। तो आप देखें ना कितना स्मूथली मैनेज करती है। उनको पता है कि मुझे कितना सामान अपने
घर में एक्स्ट्रा रखना है, उनको पता है कि हमारा इन्वेंट्री सिस्टम कितना होना चाहिए, उनको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, वो सब कुछ सारे चीज़ें इसमें रहेंगी। तो इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को जब आगे लेके चलूँगा तो इसमें बार बार मैं उस किचन का एग्जांपल ज़रूर लूँगा। आप भी उसको विजुलाइज़ कर पाएंगे क्योंकि इंडस्ट्री में भी आप भी नहीं गए हैं, तो आगे चल के उसको विजुलाइज़ करने में आसानी होगी। ठीक है, तो दिस इज़ द मैटर ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ वर्क स्टडी एंड एर्गोनॉमिक्स फॉर डिज़ाइन ऑफ वर्क सिस्टम। दो वर्ड यहाँ मैं लूँगा, वर्क स्टडी एंड एर्गोनॉमिक्स। वर्क स्टडी का मतलब आप ये समझें कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाए तो हमें दिखाई क्या पड़ेगा कि उस काम में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कहीं कुछ और दूसरे तरीके से कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से करने से क्या होगा कि उसमें कुछ टाइम बच सकता है, वो और इफ़ेक्टिवली काम हो सकता है और अच्छे तरीके से हो सकता है। तो इसी को हम कह रहे हैं वर्क स्टडी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, मेरे शर्ट में 4-5 बटन लगे हैं। इस बटन को बंद करने के 2 तरीके हैं, एक तो मैं ऊपर से नीचे बंद करूं, एक नीचे से ऊपर बंद करूं। दोनों को अगर कहते हैं इस तरह से किया जाए और स्टॉप वॉच में टाइम को मेज़र किया जाए तो हमें दिखाई पड़ेगा कि किसी एक मेथड में टाइम कम लग रहा है। तो ऐसा वो भले ही 2 सेकंड क्यों ना हो, 2 सेकंड टाइम सेव हो रहा है। तो अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो इस टाइप से इनफाइनाइट ऑफ एक्टिविटीज़ 24/7 ये चला करते हैं। अगर हम हर एक्टिविटी में 2-2 सेकंड 2-2 सेकंड आप बचा पाएँ तो कितना मैन आवर बच जाएगा, कितना मशीन का टाइम बच जाएगा, उस पर इन्वॉल्व कितनी एनर्जी बच जाएगी। तो वो जो कुछ बचेगा, वो जो कॉस्ट हमारी सब कुछ कॉस्ट पे जाके लास्ट में आता है, तो कॉस्ट को हम कम कर पाएंगे। और इंडस्ट्री कोई भी हो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेटिस्फाई द कस्टमर। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन किस चीज़ पे है? ओनली 2 थिंग, कि क्वालिटी ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। बेहतर क्वालिटी और मिनिमम कॉस्ट अगर आप उसे दे पा रहे हैं तो एक कस्टमर आपका सेटिस्फाइड है। तो कहीं से भी हम कॉस्ट को कम करने की कोशिश करें क्योंकि हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप देखेंगे बड़ी इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टिविटीज़ में हम थोड़ा थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, तो जो भी एक्टिविटी वहाँ हो रही है उसको ऑब्जर्व करके उसका टाइम इकोनॉमी देखने का कुछ तरीके होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, हम लोग उसको यहाँ लेके चलेंगे। नेक्स्ट है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या है? एर्गोनॉमिक क्या है कि जैसे आप यहाँ पे एक चेयर पे बैठते हैं, अगर वो चेयर एक एडल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है तो आप पाएंगे क्या कि हमेशा आप जब चेयर पे बैठेंगे तो आपका पैर ज़मीन से टच करता रहेगा। ठीक है, तो इट मीन्स यही कंफर्टेबल पोजीशन है कि अगर आप चेयर पे बैठें तो आपका लेग ज़मीन पे टच करता रहे, ऐसा है। अब ज़रा सोचें कि अगर इसी चेयर की हाइट कुछ ज़्यादा होती या कुछ कम होती तो हमारे बैठने में कंफर्टेबल नहीं होता। इट मीन्स रिलेशन की बात अगर करें तो केवल एक इंसान का दूसरे इंसान से नहीं है। एक रिलेशन का मतलब ये भी है कि इंसान का वो जो चीज़ें यूज कर रहा है आसपास, मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, मेरे जेब में पेन है, ये पेन भी हो सकता है, ठीक है, ये चश्मा मैंने पहना ये भी हो सकता है, इन सब चीज़ों के साथ एक रिलेशन है। तो अगर हम एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो एर्गोनॉमिक्स का मतलब ये होता है रिलेशन बिटवीन मैन एंड मशीन। किसी भी मशीन और मैन के बीच में एक रिलेशन है ना, इंसान और मशीन के बीच में रिलेशन है। उसी रिलेशन को अगर वो प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर आपका प्रोडक्ट बेहतर क्वालिटी का होने के बाद, मिनिमम कॉस्ट का होने के बाद भी कोई उसको परचेज नहीं करेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक बहुत बढ़िया सा शूज़ लेके आए, जूता लेके आए, और वो जूता कहीं ज़रा सा भी आपको अनकम्फर्टेबल लगता हो, क्या आप उसको यूज़ करना पसंद करेंगे? नहीं, है ना। क्वालिटी बेहतर है, कॉस्ट भी कम है, लेकिन ऐसा कुछ है तो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की मजबूरियां हैं। जैसे मेरे हाथ में पेन है, इस पेन का डायमीटर नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर है। अगर ये 1 सेंटीमीटर के बदले 2 सेंटीमीटर होता या 0.5 सेंटीमीटर होता तो भी मुझे लिखने के लिए ये प्रॉपर नहीं था, तो शायद इस पेन को मैं ना खरीदता। ठीक है, तो इस वजह से देखा जाए तो हर चीज़ के साथ इंसान का एक रिलेशन है। वो रिलेशन चेंज होता है। इंडियन का अगर हम कहते हैं इंडिया के हिसाब से देखें तो यहाँ अलग होगा, किसी और कंट्री के हिसाब से देखें अलग होगा, जापान के हिसाब से अलग, चाइना के हिसाब से अलग, अफ्रीका के हिसाब से अलग होगा। तो वो जो रिलेशंस है उसको कहते हैं मॉनिटर करना है, दैट इज़ द नोन एज एर्गोनॉमिक्स, है ना। नेक्स्ट वन इज फार्मुलेट मैथमेटिकल मॉडल फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच। ठीक है, यहाँ एक वर्ड है लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच, इस पर बात करनी है। इस सेक्शन में हमें जानने को क्या मिलेगा? सपोज दैट एग्जांपल फिर मैं लूँगा। एग्जांपल है, मान लीजिए आप किसी किसान को देखें, उस किसान के पास सपोज दैट 5 बीघे ज़मीन है।
उस 5 बीघे ज़मीन में उसको अपना परिवार चलाना है, अपना पेट भरना है और कुछ उसको कैश मनी भी चाहिए जिससे वो बाकी अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाए, बच्चों की फ़ीस जमा कर पाए एंड सो ऑन। तो अगर उसे कहा जाए कि आपको पैसा चाहिए तो ऐसा करिए कि 5 बीघे में आप ऐसी कोई क्रॉप लगाइए जिसमें सिर्फ पैसा मिलता हो। जैसे मान लेते हैं उसने केन का कुछ काम किया, गन्ना लगा दिया 5 बीघे में। तो कोई किसान ऐसा करता है क्या? ऐसा कोई नहीं करता कि अपने सारे की सारी लैंड में उसने गन्ना लगा दिया, है ना। हाँ, नो डाउट गन्ने से कैश मनी मिलेगा, है ना, लेकिन हो सकता है वो जब कैश मनी जब मिले तब तक वो क्या खाएगा, उसको खाने की भी ज़रूरत है, उसको अपना फैमिली भी पालना है, नेक्स्ट क्रॉप की तैयारी भी करनी है। तो इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, उस 5 बीघे लैंड को ऑप्टिमाइज़ करेगा। वो देखेगा कि कितने में, कितने एरिया में हम वेजिटेबल्स लगा दें, कितने में राइस का प्रोडक्शन करें, कितने में दाल लगाएं, कितने में गन्ना लगाएं। और ऐसा कुछ उसके पास एक्सपीरियंस है जिससे वो उस पूरे लैंड को ऑप्टिमाइज़ करके एक बेहतर प्रोडक्शन पूरे थ्रू आउट द ईयर लेने की कोशिश करता है। तो इसी को अगर इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो उसी चीज़ को अगर हम मैथमेटिकल मॉडल में ले आएँ जो किसान ने अपने एक्सपीरियंस से किया, तो उसी को हम मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे और देखेंगे कि उसका जो मैथमेटिकल अप्रोच है वो इंडस्ट्री में कैसे काम आएगा, है ना। बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बहुत अच्छे मैथमेटिकल टूल्स होंगे जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये हमारा कोर्स आउटकम था और टोटल सब्जेक्ट के ख़त्म होने के बाद इतनी एबिलिटी एक स्टूडेंट के अंदर आ जानी चाहिए जिससे कि ये सारा काम वो कर पाए। ओके, तो लेट्स गो ऑन, मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो वी कैन सी हियर दैट इंडस्ट्रियल वर्ड, इंडस्ट्रियल मीन्स ए इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल मीन्स ए इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। हम इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन किसे कह सकते हैं? तो एक ही पहचान है उसको पहचानने की कि ऑर्गेनाइजेशन वेयर समथिंग इज प्रोड्यूस्ड, वेयर समथिंग इज प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। जहाँ पर भी कुछ बन रहा हो, कुछ बन के निकल रहा हो, उसे आप इंडस्ट्री कह सकते हैं। हाँ, अब जब बन के निकलेगा तो इट मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, आंखों से देख सकते हैं, घर ले जा सकते हैं, टेंजिबल होगा। इनटेंजिबल मतलब हम दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जब इनटेंजिबल होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? सर्विस। दिस इज नोन एज इनटेंजिबल प्रोडक्ट। गुड्स होगा तो इसे कहेंगे टेंजिबल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री का मतलब यही है कि वो टेंजिबल या इनटेंजिबल फॉर्म में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर इसको क्लासीफाई करने चलें इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री को हम 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री। वी आर ह्यूमन बीइंग। हज़ारों साल पहले हम अनसिविलाइज्ड थे, हम असभ्य थे, हम जंगलों में रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब सिविलाइज्ड हुए, सभ्य हुए, तो सबसे बेसिक नीड इंसान की है रोटी, कपड़ा, मकान। तो सबसे पहले रोटी पे आए और रोटी को डेवलप करने के लिए कुछ लोग मिले, कुछ लैंड पे कुछ लोगों ने मिलकर कुछ काम किया। और वो काम क्या किया? एग्रीकल्चर का काम किया। और उसमें कुछ मैन इन्वॉल्व हुए, कुछ मटेरियल इन्वॉल्व हुए, एनर्जी इन्वॉल्व हुई, कुछ टाइम इन्वॉल्व हुआ। हाँ, नो डाउट एट दैट टाइम कुछ मनी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, रुपया पैसा नहीं था, तो इसलिए वो उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इतने लोग इन्वॉल्व होकर कुछ पैदा किए। क्या पैदा किए? क्रॉप पैदा किए। तो अगर हम ये कहें कि कुछ प्रोडक्शन तो हुआ, इस डेफिनेशन के हिसाब से कुछ प्रोडक्शन हुआ, दैट इज़ क्रॉप। तो बेसिक इंडस्ट्री, सबसे पहले इंडस्ट्री जो इंसान ने सेटअप की, दैट इज़ नोन एज एग्रीकल्चर, ठीक है। और आज भी एग्रीकल्चर लगभग उसी बेसिक फॉर्म पे है। कुछ टूल्स एंड टेक्निक बदल गए हैं, कुछ मनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, लेकिन काम तो अभी भी चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल और हैं, दैट इज़ फिशिंग। फिशिंग मत्स्य पालन, पेट को भरने के लिए फिर से देखा गया तो वो कहते हैं फिश, मछली को पालने लगे लोग, उससे कुछ पैसा कमाने लगे, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो माइनिंग, हम लोग कोल निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, बहुत सारे बहुत महंगे महंगे स्टोन्स निकाल रहे हैं, माइनिंग फील्ड में है। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं धरती के अंदर से, ज़मीन के अंदर से। नेक्स्ट ऐसे देखा जाए तो प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, हम क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंटिन्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। अब बात आती है कि प्राइमरी इंडस्ट्री को हम कैसे पहचाने की, कौन कौन सी इंडस्ट्री हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री है। तो एक बेसिक पहचान है इसकी कि जब तक हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से डील कर रहे हैं, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से अगर डील कर रही है तो उसे आप समझेंगे दैट इज नोन ए प्राइमरी इंडस्ट्री, है ना। जितने एग्जांपल यहाँ लिखे हैं, ऑल आर डीलिंग विद द नेचुरल रिसोर्सेज, डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे यहाँ कहें कि प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, दिस इज नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। बट रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल, जब हम ऑयल को रिफाइन कर रहे हैं, उसको पेट्रोल, डीजल एंड सो ऑन में मल्टीपल प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, वो प्राइमरी नहीं हुआ, वो आपका प्राइमरी इंडस्ट्री नहीं हुआ,
ठीक है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है। तो इसको पहचानने का एक तरीका ये हो सकता है कि इसका जो इनपुट होगा वो नेचुरल होगा और जो इसका आउटपुट होगा, जो इसका आउटपुट निकलेगा इस इंडस्ट्री से, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में इनपुट होगा। जैसे देखा जाए नेक्स्ट टाइप की इंडस्ट्री हमारे पास क्या है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री, यहाँ क्या कह रहे हैं, यूज आउटपुट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। जो यहाँ का आउटपुट है वो इसको यूज करेगा और उसके बाद कुछ और बनाएगा। जैसे अगर आप बात करें स्टील इंडस्ट्री की, तो स्टील इंडस्ट्री कहाँ से आएगी, स्टील कहाँ से मिलेगा, हम आयरन ओर ज़मीन से निकालेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, उसको डिफरेंट टाइप की फर्नेसेस में ले जाके स्टील बनाएंगे और स्टील बनाने के बाद सेम स्टील विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। कुछ लोग उससे चम्मच, स्पून, प्लेट्स बनाएंगे, कुछ लोग साइकिल बनाएंगे, कुछ लोग कार बनाएंगे, कुछ लोग बाइसाइकिल बनाएंगे, कुछ ऐसे मल्टीपल सारी चीज़ें बनेंगी जहाँ जहाँ स्टील का यूज है। तो इट मीन्स स्टील इंडस्ट्री जो आपकी है वो यहाँ से स्टील लेकर उसके बाद उसे कुछ बनाएगी, ऑटोमोबाइल बनाएगा। ऑयल की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल है, यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है, प्रोडक्शन करने के बाद रिफाइनरी में जाएगा। तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री हुआ। इसके बाद इसका जो आउटपुट होगा, इस आउटपुट को डायरेक्टली जो हमारा यूजर है उसके पास जाएगा, ठीक है। इसका आउटपुट यूजर यूज करेगा। नॉर्मली देखा जाता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो कभी एंड यूजर यूज नहीं करता, है ना। क्यों, आप देखें ना, एग्रीकल्चर से आपको राइस मिला तो राइस एक किसान राइस के फॉर्म में नहीं बनाता, वो तो जब वहाँ से अपना क्रॉप को काटता है उसके बाद धान निकलता है, धान के बाद कुछ प्रोसेसिंग उस पर होगी, उसके कुछ काम और किए जाएंगे किसी इंडस्ट्री में, और उसके बाद आपको फिर फिल्टर साफ़ सुथरा एक राइस मिलेगा। तो इसका आउटपुट यूजर यूज नहीं करता, हम यूज करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के आउटपुट को, दैट इज़ नोन एज आउटपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट आते हैं टर्सरी इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे एक बात आती है कि टर्सरी इंडस्ट्री उसे कह रहे हैं जहाँ पे कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, हमें दिखाने के लिए कुछ नहीं है। हम हॉस्पिटल गए, हम बीमार थे, हॉस्पिटल गए, वहाँ हमने अपना इलाज कराया और इलाज कराने के बाद वापस आए तो कुछ लेके नहीं आए, ठीक है ना। हम अपने कॉलेज में गए, हमने वहाँ पढ़ाई लिखाई किया, वहाँ पे हमने कुछ नॉलेज गेन किया, वापस लेके आए तो कुछ दिखने लायक चीज़ हाथ में लेके नहीं आए। इस टाइप की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसे उसे हम कहते हैं सर्विस इंडस्ट्री, है ना। तो सर्विस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वहाँ पे सर्विसेज मिलेंगी, आपको कोई गुड्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आपके जितने भी सर्विस सेक्टर है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, इंश्योरेंस, होटल, ये सारे के सारे ये सब जो है आपके टर्सरी इंडस्ट्री में आते हैं। ओके, एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है इन तीनों इंडस्ट्रीज़ के लिए, तीनों इंडस्ट्री के लिए कॉमन क्या चीज़ है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे वो आपका टर्सरी इंडस्ट्री हो, इन तीनों के लिए कॉमन ये है कि सब में कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट और सर्विसेज। और अगर कुछ आउटपुट है तो एक इंडस्ट्री का एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा उस इंडस्ट्री का, किसी भी इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मोर एंड मोर आउटपुट एट लो कॉस्ट विद बेस्ट क्वालिटी टू द यूजर इन टाइम। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। अगर डिमांड कंटिन्यूअस बढ़ रहा है तो सप्लाई हमें देनी पड़ेगी, इसलिए मोर एंड मोर हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मोर एंड मोर आउटपुट देना पड़ेगा, एट लो कॉस्ट देना पड़ेगा। कॉस्ट के साथ हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, विद बेस्ट क्वालिटी टू द यूज़र इन टाइम, डिले भी नहीं कर सकते। दिस इज़ द बेसिक फिलॉसफी ऑफ ए इंडस्ट्री इन करंट सिनारियो, ठीक है। और जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है तब से हम लोग इसी फिलॉसफी पे काम करते आए हैं और सक्सेस भी हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ एक बात जोड़नी ज़रूरी हो गई है कि क्या इस फिलॉसफी में अब वो टाइम आया है कि कुछ चेंज करने का है, क्योंकि सिलेबस में तो इतना ही लिखा है ना। लेकिन एज ए टीचर मैं कुछ इसमें मुझे लगता है कुछ बदलना चाहिए। कि जैसे हम देखें ना कि आज से 20-25 साल पहले जब हम मार्केट में जाते थे कुछ भी लेने के लिए, तो हमें छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ जब हमें एक शॉपकीपर देता था तो वो पेपर बैग यूज़ करता था, पेपर बैग यूज़ करता था, जो कि नॉर्मली न्यूज़पेपर से बनते थे या ब्राउन पेपर से बनते थे। उसी में हमें दाल, चावल, चीनी सब कुछ मिलता था और उसको लेके हम आते थे। ये मात्र 20-25 साल पहले की बात है। फिर हमने बहुत टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किए और इसी फिलॉसफी पे काम किया कि हमें मोर एंड मोर चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टाइम से मिल जाए, सबको मिल जाए। तो हमने एक पॉलीथीन का ईजाद किया। उस पॉलीथीन को ईजाद किया और देखते ही देखते 5-10 साल में पॉलीथीन हर छोटे से बड़े तक पहुंच गया
आज हम सब्जी लेने भी जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं तो पॉलीथीन इतना सस्ता है कि उसका कीमत की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, हर चीज़ मिल रहा है। और आज अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया इस पॉलीथीन से परेशान है ना। तो इसका मतलब अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव में कुछ चेंज करने की ज़रूरत ज़रूर आ पड़ी है, ठीक है। तो क्या चेंज करना है, इसको मैं एक क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ देता हूँ आपके लिए। ये आप देखेंगे कि इसमें क्या आप ऐड करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी हो वो इन्वायरमेंट से और नेचर से फ्रेंडली हो, उसको भी हेल्प करे, बिना इसको देखे कोई काम ना करे, ऐसा मैं सोचता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन, किसी भी इंडस्ट्री की इफेक्टिवनेस किन बातों पे डिपेंड करेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपने ऑब्जेक्टिव तय किए हैं, इफ़ दीज ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड देन आप कहेंगे कि हमारा इफेक्टिव इंडस्ट्री काम कर रही है। तो वही है क्वालिटी, क्वांटिटी, लो कॉस्ट और ऑन टाइम। ये चारों चीज़ें अगर हम दे पाते हैं किसी कस्टमर को तो आप कहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री इफेक्टिव है। ओके, तो नेक्स्ट अगर आगे स्लाइड लेते हैं तो व्हाट इंडस्ट्रियल इंजीनियर डज, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करता क्या है ना। ये आप देखें तो इस्टेब्लिशिंग मेथड फॉर इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, डेवलपिंग वेज ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट, रिसर्चिंग वेज ऑफ इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्शन प्रोसेस एंड साइमल्टेनियसली इंश्योरिंग वर्कर सेफ्टी। ये सारे काम एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर का है, जो इंडस्ट्री में करना है, वर्कर की सेफ्टी से लेकर और सारी जो भी हमारा इफेक्टिव काम है वो सबको यहाँ पे लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो फाइनली इतने डिस्कशन के बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन को लेना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि इट इज़ एन इंडस्ट्रियल अप्रोच फॉर ऑल आस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक जो भी हम उस प्रोडक्ट के साथ कर रहे हैं इंड यूजर तक पहुंचाने के लिए, वो सब कुछ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के हम एक अम्ब्रेला में ला सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फंक्शन क्या है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, प्लांट डिजाइन एंड लोकेशन। प्लांट लोकेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे एक प्लांट को डिज़ाइन करने की बात कर रहे हैं, हम किसी मेंबर की डिज़ाइन करने की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम कोई आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन और इस टाइप का स्ट्रेंथ मटेरियल इस टाइप की बात नहीं हो रही है, टोटली प्लांट को इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। तो जब भी प्लांट को इस्टेब्लिश करते हैं तो फर्स्ट एक बात मन में आती है कि व्हाट शुड बी द प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन सिटी हो या स्टेट हो, रूरल हो, अर्बन हो, ये सब देखना पड़ेगा। और उसको देखने के लिए बहुत सारे पैरामीटर हैं। अगर एक भी पैरामीटर कभी कुछ प्रॉब्लम में आई तो फिर प्लांट को सर्वाइव करना मुश्किल होता है। एक बहुत लाइव एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अभी कुछ साल पहले की बात ही है कि टाटा नैनो का प्लांट लगना था और उसे कहते हैं वेस्ट बंगाल से गुजरात शिफ्ट किया गया था। ज़रा इसकी बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडीज़ हैं, मैं आपसे एडवाइस करूँगा कि इसकी स्टडीज़ आप नेट पे देखें कि वेस्ट बंगाल से गुजरात में प्लांट को, टाटा नैनो के प्लांट को क्यों शिफ्ट करना पड़ा। वेस्ट बंगाल से कुछ रीजन्स रहे हैं, कुछ वहाँ के पॉलिटिकल, कुछ वहाँ के लोकल्स रीजन रहे हैं। तो किसी भी प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो अगला क्या है, डिज़ाइन प्लान बिल्डिंग। अगर हमने प्लांट लोकेशन के लिए कुछ तय कर लिया तो हम बिल्डिंग की प्लान करेंगे कि मल्टी स्टोरी होगी, सिंगल स्टोरी होगी, हॉल होगा, कैसा होगा। फैसिलिटी लेआउट, उस हॉल में, उस बिल्डिंग में हमारी जो फैसिलिटीज़ होंगी उनका लेआउट कैसा होगा, उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, क्योंकि इनफाइनाइट टाइप्स के हमारे पास प्रोडक्ट हैं, उनके बनने के अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग तरीक़ों के हिसाब से हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अलग अलग तरीके से हमें लोकेट करना पड़ेगा। यहाँ इसके डिस्कशन होने वाले हैं। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, टोटल मैनेज कैसे होना है, जो ऑपरेशन है वो कैसे होना है, उसे कंट्रोल करना है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लान किसे प्लान करना है इंडस्ट्री में, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी, है ना, एनर्जी, टाइम, इन सब को प्लान करना है ना। तो प्लान फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो हमारी प्लानिंग कई बार लॉन्ग टर्म भी होती है, कई बार शॉर्ट टर्म भी होती है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और कुछ कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।